नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 103 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, बीपीएससी 103 जो है इसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है, जहां हमारी किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। क्वेश्चन पेपर की बात करोगे तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर आपका होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर 2 भागों में होगा और प्रत्येक भाग में 4-4 क्वेश्चन होंगे। आपको एक भाग से 2 क्वेश्चन करने हैं और एक भाग से 3 क्वेश्चन करने हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, जिस भाग के ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं वहाँ से आप 3 करोगे, जिस भाग के आपको कम क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप 2 क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन का जो आंसर है वो 400 शब्दों में देना है। आपको ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई हमें क्वेश्चन जो है वो कितने पेजों में भरना है। तो पेज वेज का छोड़ो, 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको उसके लिए 20 नंबर मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे देखोगे आप कि क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। भाग 1 में यहाँ 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भाग 2 में भी 4 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन है। एक भाग से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक भाग से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब हम इन क्वेश्चनों के आंसर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के विषय में क्या कहा है, हमें यहाँ पर यह बताना है। तो चलिए इसका आंसर अब हम देखते हैं। हर एक क्वेश्चन की जो यहाँ पर हमने आंसर सेट कर रखे हैं, बिल्कुल आप ऐसे कैसे अपने पेपर में लिखे आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, बशर्ते आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। तो चलो अब इन आंसरों को हम समझ लेते हैं ताकि चीज़ें हम लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा बताओ। डिस्कस जेएस मिल्स नोशन ऑफ लिबर्टी। तो जॉन स्टुअर्ट जो मिल थे, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, अब हम ये समझने जा रहे हैं। तो देखो भाई, तो जो ये जेएस मिल था यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल था, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इसकी किताब का नाम था ऑन लिबर्टी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो किताब थी ऑन लिबर्टी, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा की है। मिल ने अपनी किताब में नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट किया है। देखो, स्वतंत्रता ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो मिल अपनी किताब ऑन लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और ये नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के अधिकारों की बात कर रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हालांकि मिल ये भी कह रहा है कि स्वतंत्रता और समाज के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। यानी कि वो ये कह रहा है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा लेकिन समाज के हित में करेगा। ऐसा ना हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से समाज की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। यानी कि जैसे मैं प्रत्येक कार्य को करने में स्वतंत्र हूँ, तो सामने वाला भी तो प्रत्येक कार्य को करने में स्वतंत्र है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे का नुकसान नहीं बननी चाहिए, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं और समाज के लाभ की भी बात कर रहे हैं। यानी कि आप स्वतंत्रता का प्रयोग करो लेकिन समाज के लाभ में। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम क्या है, ऑन लिबर्टी। इस किताब में उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा की है और नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया है। फिर आप बताओगे, नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि व्यक्ति के कार्यों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो मिल है वो पर्सनल राइट का समर्थक है, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थक है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि भाई देखो, अधिकारों का प्रयोग हमें समाज के साथ करना है, समाज का भी ध्यान रखना है। अब ऐसे में जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता की धारणा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहा है। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का प्रयोग कर सके और अपने कार्यों में स्वतंत्र रहे, लेकिन ये बात जब तक ही होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि व्यक्ति अपना हर एक कार्य कर सकता है, किसी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के कार्यों पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब तक, जब तक व्यक्ति के कार्य समाज को फायदा पहुंचा रहे हों। अगर वो समाज या दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भाई व्यक्ति के कार्यों पर लिमिटेशन होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो ये सिद्धांत है, ये बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भलाई के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। यानी कि मिल ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो विवेकशील है, हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है और हर एक व्यक्ति को पता है कि भाई उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो इसलिए किसी को उसके मामले में लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए, उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक वो समाज के भले के लिए हो।
अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में एक थ्योरी दी है और इस थ्योरी का नाम है हार्म प्रिंसिपल और हिंदी में हानि का सिद्धांत। मिल ये कहता है कि व्यक्ति के कार्य ना दो भागों में बांटे जा सकते हैं, यानी कि व्यक्ति का एक कार्य होता है स्व संबंधी कार्य और दूसरा होता है पर संबंधी कार्य। अब देखो, यानी कि मिल अपने हानि के सिद्धांत में ये कह रहा है कि भाई व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्व संबंधी और एक होते हैं पर संबंधी। स्व संबंधी कार्य वो हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर स्वयं पड़ता है, यानी कि मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्य वो हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर स्वयं पड़ता है और ऐसे में किसी को भी इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि मिल ये कह रहा है भाई देखो, हमारे कार्य कितने प्रकार के, दो। एक कार्य ऐसे हैं जिनका प्रभाव सिर्फ हम पर पड़ता है और ऐसे कार्य स्व संबंधी कार्य कहलाते हैं, ये हमारी निजी स्वतंत्रता होती है। जबकि पर संबंधी कार्य वो होते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और ऐसे में अगर ये कार्य नकारात्मक हो तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मिल के हिसाब से, बड़ा ध्यान रखना। तो मिल के हिसाब से व्यक्ति कार्य दो प्रकार के हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो तो इसका प्रभाव आप पर ही पड़ रहा है, आप मत पढ़ो आप पे भी प्रभाव पड़ेगा, आप पढ़ोगे तो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका अपना काम हो गया कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान होगा, आप पढ़ोगे तो आपका ही फायदा होगा। तो मिल ये कह रहा है कि व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव उसके ऊपर स्वयं पड़ता है, इसको किसी से दूसरे से लेना देना नहीं होता। तो ऐसे में ऐसे कार्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, इसमें किसी को भी कोई भी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे मान लो मैं लीड लगा के गाने सुन रहा हूँ, तो ये सिंपल सी बात है, ये मेरी स्वतंत्रता है कि भाई मैं लीड लगा के गाने सुन रहा हूँ, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ इससे, और ना किसी के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। मान लो मेरे कान भी खराब होंगे तो मेरे ही होंगे, किसी को क्या ही दिक्कत है। तो ये कैसे कार्य हो गए, ये स्व संबंधी कार्य हो गए। अब पर संबंधी कार्य वो कार्य हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो ये कार्य पर संबंधी है। अगर इस कार्य का कोई नुकसान हो तो किसी ना किसी को मेरे ऊपर फिर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो मिल के अनुसार व्यक्ति के कितने प्रकार के कार्य हो गए, दो प्रकार के। एक कार्य वो हो गए जिसका प्रभाव व्यक्ति पर स्वयं ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा पढ़े और चाहे बुरा पढ़े। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अधिकार है, क्योंकि उसके इन कार्यों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। लेकिन व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव जो समाज पर पड़े, तो ये अगर सकारात्मक पड़े तो ठीक है, लेकिन अगर ये नकारात्मक पड़े तो फिर किसी को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी हार्म प्रिंसिपल में कह रहा है, यानी कि हानि सिद्धांत में कह रहा है। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ध्यान दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या फिर किसी एक्सप्रेशन से दर्शा सके। तो मिल ये कहता है कि लोगों को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विचारशील है और अगर उसे विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा। और ये बात सही भी है भाई, क्योंकि लोग अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे तो समाज में नई नई चीज़ें कैसे आएंगी। तो मिल ये कह रहा है कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके अनुसार यानी कि मिल के अनुसार सच और झूठ में अगर हमें अंतर स्पष्ट करना है तो ये जब भी हो सकता है जब विचारों का खुलापन हो और स्वतंत्र रूप से हर एक बंदा अपनी बात कह पाए। तो यानी कि क्या सत्य है क्या असत्य है ये जब भी तो पता चलेगा जब हर एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी। वरना मान लो किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और हमने बस वही बात ही मान ली, तो ऐसे में जब दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बता ही नहीं पाएगा तो फिर भाई सत्य असत्य के बीच में भेद कैसे होगा। तो मिल ये कह रहा है कि जब तक विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, हर एक बंदा अपने अपने विचारों को प्रकट नहीं करेगा, तब तक हमें पता ही नहीं चल पाएगा सच और झूठ के बीच में अंतर क्या है। मिल ये कहता है कि समाज की प्रगति ज्ञान के विकास पर निर्भर है, यानी कि जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, उतने ज़्यादा समाज भी डेवलप होगा। लेकिन ज्ञान तो जब ही बढ़ेगा ना जब विचार विमर्श की स्वतंत्रता हो। अगर बातचीत करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो ज्ञान का विकास कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहले वेस्टर्न देशों में क्या था, चर्च का बोलबाला था, चर्च का दबदबा था, जैसा चर्च कहता था सब लोग उसे वैसे ही फॉलो करते थे और कोई व्यक्ति चर्च के खिलाफ नहीं जा सकता था। अब ऐसे में क्या हुआ, हर जगह अंधकार था। चर्च का ये कहना था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है इसलिए पृथ्वी स्थिर है, यानी कि चर्च ये कहता था पृथ्वी स्थिर है और क्या कहते हैं जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब सब लोगों ने यही बात मान ली और कोई बंदा चर्च के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई बंदा अगर चर्च के खिलाफ जाता तो क्या होता, उसे बंदे को मार दिया जाता। तो ऐसे में बहुत सारे विद्वान आए, गैलीलियो आया, आपने कॉपरनिकस क्रांति के बारे में सुना होगा। इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये बात बिल्कुल गलत है, चर्च ये बात गलत बता रहा है, पृथ्वी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो भी हैं ये सब क्या है अंतरिक्ष में एक फिक्स जगह पर नहीं है, बल्कि सब लोग मूवमेंट कर रहे हैं और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। यानी तो अब देखो ये सत्य कैसे सबके सामने आया, ये सत्य जब तो सबके सामने आया जब लोगों को विचारों की स्वतंत्रता थी। अगर लोगों को विचारों की स्वतंत्रता नहीं मिलती तो आज तक हम यही मानते रहते हैं कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है।
लेकिन जब कोपरनिकस क्रांति ही आई, गैलीलियो गैलीली को ने अपने विचार प्रकट किए, आज के टाइम पे साइंटिस्ट अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं, तभी तो नई नई चीज़ों की खोज हो पा रही है। नहीं तो कोई भी किसी भी चीज़ को मानता रहता। तो भाई मिल ये कह रहा है समाज की प्रगति किस पर निर्भर है? ज्ञान पर। और ज्ञान का विकास कब होगा? जब विचार विमर्श की क्षमता होगी। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिख देना भाई, नंबर मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यक्तिगत विकास, तो स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देती है, समाज के विकास को बढ़ावा देती है, अपने आत्म सुधार को बढ़ावा देती है, अपने चरित्र को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। सरकार और स्वतंत्रता का संतुलन। अगली बात यह है कि जब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी तो अगर सरकार किसी के लिए गलत कर रही होगी तो लोग बाग सरकार के खिलाफ भी आ जाएंगे, और ऐसे में जब भी हो सकता है जब लोगों को व्यक्तिगत अधिकार हों। क्योंकि मिल चेतावनी देता है, अगर लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, लोगों को स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो कुछ लोग मिलकर लोगों के साथ अत्याचार भी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को कम से कम इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हो सकें। तो इस प्रकार से मिल की जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन लाने की बात करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है भाई जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा बताओ, तो आप बताओगे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा पर बल दिया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए क्योंकि व्यक्ति विचारशील प्राणी है, व्यक्ति के विचारों से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से समाज का विकास होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के कोई कार्य ऐसे हैं जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तो उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और इसके लिए उसने हार्म प्रिंसिपल यानी कि हानि का सिद्धांत दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर जॉन स्टुअर्ट मिल का ये क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो। ठीक है भाई, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन है विमुक्तता की क्या समस्याएं हैं, विस्तार से बताइए। इंग्लिश में व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ अलाइनेशन, एलैबोरेट। तो इससे पहले हम इस आंसर को शुरू करें उससे पहले विमुक्तता शब्द का मतलब समझ लेते हैं। तो देखो विमुक्तता जो शब्द है ना इसे इंग्लिश में अलाइनेशन बोलते हैं, और विमुक्तता शब्द ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्या करता है, लगातार एक ही काम करते रहता है और वो अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसका समाज से कटाव हो जाता है। और आज आप देख भी रहे होगे कि जो व्यक्ति सुबह नौकरी पर जाता है और शाम को अपने घर पर आता है तो समाज में क्या हो रहा है, विश्व में क्या घटनाएं घटित हो रही है उसे कुछ भी मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने काम में व्यस्त होता है और ऐसे करके उसका समाज से कटाव हो जाता है। इसी को राजनीति विज्ञान में विमुक्तता कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे गहराई से समझेंगे। तो देखो विमुक्तता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणा है जिसे मार्क्सवादियों ने दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी विमुक्तता को किसने दिया है, विमुक्तता को मार्क्सवादियों ने दिया है। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्रियों ने इसे गहराई से समझा है। ये कहते हैं कि विमुक्तता एक ऐसी स्थिति है यानी कि अलाइनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति अपने काम, अपने समाज और अपने स्वयं से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। विमुक्तता की जो समस्या है वो मुख्य रूप से औद्योगिक समाज से जुड़ी है, यानी कि जैसे जैसे समाज इंडस्ट्रियल वे में डेवलप होता जाएगा, यानी कि समाज में जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे व्यक्ति जो है वो समाज से अलग होता जाएगा। तो विमुक्तता की विचारधारा ये कह रही है कि जैसे जैसे औद्योगिक समाज का विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी किसी कंट्री की, तो ऐसे में जो मजदूर इंडस्ट्रीज में काम करेंगे वो धीरे धीरे करके अपने आप से अलगाव का महसूस करेंगे, समाज से कटाव महसूस करेंगे और शायद कुछ समय बाद वो महसूस ही ना करें, कुछ एक मशीन की तरह सीधे काम करें। अब विमुक्तता की समस्याएं क्या हैं, इसे हम 4 तरीके से समझ सकते हैं। और विमुक्तता की जो विचारधारा है किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। तो देखो तो और जो मार्क्सवादी विचारधारा के और भी लोग हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो पहली बात तो यह है, विमुक्तता की पहली समस्या यह है कि व्यक्ति अपने कार्य से ही अलग हो जाता है, अलाइनेशन फ्रॉम वर्क। ये तब होता है जब व्यक्ति अपने काम में संतुष्टि का अनुभव नहीं करता फिर भी उसे काम करना पड़ता है। आपको पता है आज के टाइम पे 70% लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन नहीं करता, लेकिन पैसे की वजह से उन्हें वो काम करना पड़ता है। तो वो कह रहा है विमुक्तता तब होती है जब व्यक्ति अपने काम से संतुष्टि का अनुभव नहीं करता और ऐसे में जो काम है वो मशीनी वे में वो काम करता है, यांत्रिक तरीके से काम करता है और लगातार एक ही काम को दोहराया जाता है जिससे श्रमिक को अपने श्रम के प्रति कोई लगाव नहीं होता। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन के एक छोटे से प्रोसेस में लगा हुआ है, उसे पूरे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भाई यहाँ पर ना कार्ल मार्क्स एक उदाहरण दे रहा है कि फैक्ट्री में एक मजदूर काम कर रहा है, मान लो वो मजदूर रोज एक जैसा काम करे जा रहा है। अब उससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सैलरी से लेना देना है। सामान में क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से लेना देना है। तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है समाज से कट जाता है। फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल और देता है, जैसे एक दर्जी होता है, तो दर्जी जब अपनी एक शर्ट सिलता है
तो उसका काम से लगाव होता है, क्योंकि उसे उसका मेहनताना मिलेगा। वो एक शर्ट सिलेगा लोगों के लिए, लोग उसे पैसा देंगे, तो ऐसे में उस शर्ट का पूरा काम करेगा और समाज से उसका लगाव भी होगा। अगर वो शर्ट अच्छी सिलेगा तो और लोग भी उसके पास आएंगे, तो इससे दर्जी जो है समाज से जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर वही दर्जी किसी कंपनी में जाकर काम कर रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है कि वो शर्ट अच्छी है या नहीं है, उसका काम लगातार बस सिलना है, रोज वो लगातार सिलता ही रहेगा, क्योंकि उसके काम के लिए उसे कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा। कोई बंदा आके कहेगा ही नहीं भाई तुम्हारी शर्ट अच्छी है नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में धीरे धीरे करके जो व्यक्ति है वो भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है, उसको अपने काम से कोई भी इमोशंस नहीं होता। तो इतनी बात आप समझ गए कि सबसे पहली बात तो यह है, कार्य से विमुखता का मतलब क्या है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने काम में संतुष्टि का अनुभव नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति अपने काम में संतुष्टि का अनुभव कब करता है, जब सामने से उसे फीडबैक मिले, जब उसे ऐसा लगे कि मैं और ज़्यादा काम करूंगा तो मुझे और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जब व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, एक मजदूर फैक्ट्री में जब काम करता है, तो उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसे तो लगातार एक जैसा काम करना है, सैलरी उसकी मिलेगी। समस्या क्या है इस चीज़ की? समस्या यह है कि श्रमिक अपने काम को अपना नहीं मानता, वो सोचता मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। कार्य में फिर क्रिएटिवनेस नहीं होती, कार्य में मौलिकता की कमी होती है। जैसे कि भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, इस वीडियो में आप मुझे फीडबैक नहीं दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, और एक भी कमेंट नहीं आ रहा, वीडियो को लाइक नहीं मिल रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं काम को बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, मैं अपने कार्य में और क्रिएटिवनेस लेकर आऊँगा, मैं अपने काम को और अच्छे करूँगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद होगी कि भाई मेरा बच्चा मुझे क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, वो मेरे काम को पसंद कर रहा है, तो इस तरीके से मैं काम से जुड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे काम को कोई प्रोत्साहन देने वाला ही नहीं होगा तो मैं धीरे धीरे अलगाव महसूस करूंगा। तो अलगाववाद की समस्या, पहली समस्या क्या हो गई, इसमें व्यक्ति अपने कार्य से अलग हो जाता है, उसे कार्य से कोई भी जुड़ाव नहीं होता। अलगाववाद की दूसरी समस्या यह है कि व्यक्ति उत्पाद से विमुख हो जाता है, जो भी वस्तु बनती है उसे वो अपना नहीं मानता, क्योंकि वो किसी कंपनी के लिए मानता है। तो ऐसे में उसे उस चीज़ का मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो कंपनी के मालिक को मिलता है। ऐसे में जो श्रमिक है उसे उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। धीरे धीरे करके जो मजदूर है वो अपने आप से भी अलग हो जाता है। जब व्यक्ति, देखो इंसान जिंदा कब है, जब उसके अंदर क्रिएटिव वाली जो पावर है वो है, क्योंकि व्यक्ति एक रचनाशील प्राणी है और वो लगातार उसके विचार नए नए आते हैं, और जब व्यक्ति अपने विचारों का प्रयोग करता है तब तक ही व्यक्ति जिंदा रहता है। तो जब व्यक्ति अपने भीतर की रचनात्मकता को खो देगा, उसे पता है कि मुझे कंपनी के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से काम ही नहीं करना, व्यक्ति के अंदर फिर नैतिकता से वो अलग हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी जो होती है वो कट जाएगी, और धीरे धीरे व्यक्ति खुद से भी अलग हो जाएगा। वो सिर्फ क्या करेगा, अपनी कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा, वो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम नहीं करेगा। अब ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या क्या होगी, उसके जीवन में उद्देश्य की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब उस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, वो किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा, वो तो कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी जैसा कह रही है वैसा कर रहा है, कंपनी जैसा सोचने के लिए कह रही है वैसे। अब ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि मेरी आत्मसम्मान नहीं है समाज में कुछ भी, और ऐसा आप देख सकते हो आज रियल लाइफ में, रियल में ऐसा ही है। चौथी समस्या है कि व्यक्ति फिर समाज से अलग हो जाएगा, यानी कि अलगाववाद सबसे पहले किससे होगा, कार्य से। कार्य से जब अलगाववाद हो जाएगा तो व्यक्ति उत्पादन से भी अलग हो जाएगा, फिर खुद से अलग हो जाएगा, और फिर वो समाज से भी अलग हो जाएगा। तो आज आप देख रहे हो जो शहरी लाइफ है, पूंजीवादी जो प्रणाली है, जिसमें लगातार अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की बात होती है, ऐसे व्यक्ति का अपना कोई सामाजिक संबंध नहीं होता। व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटिटर बन जाता है, उसका हर किसी से सिर्फ कंपटीशन होता है, वो अपने बंदों से भी कंपटीशन करता है। आज के टाइम पे भाई भाई से कंपटीशन करने लगा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए काम करने लगा है, और ऐसे में समाज से बिल्कुल अलगाव हो जाता है, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है, व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना नहीं होती, और इस समस्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति हमेशा अकेलेपन का शिकार हो जाता है, उदासी की भावना रहती है, आत्मसम्मान की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, समाज में असमानता फैलती है, हर तरफ संघर्ष होने लग जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा अपना नहीं होता, सामाजिक बंधन कमजोर हो जाते हैं, संबंध भी कमजोर हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके गिरने लग जाती है, श्रम शक्ति कम हो जाती है। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति राजनीतिक क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं करता। व्यक्ति ये कहता है मुझे क्या लेना राजनीति से। आपने कई बार लोगों से मुंह से ये सुनते हुए सुना होगा कि हमें क्या करना राजनीति से, हमें तो वही काम करना है डेली। तो व्यक्ति धीरे करके क्या है, राजनीति से अलग हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करता, वो कहीं जाता ही नहीं है, अपने आप को किसी से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं करता, उसे हर समय प्रॉफिट चाहिए। तो भैया विमुखता क्या है, मैं समझा चुका हूँ आपको कि विमुखता पूंजीवादी व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में लगातार व्यक्ति उत्पादन करना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। ऐसे में व्यक्ति की जो रचनात्मकता है वो खत्म हो जाती है, काम और समाज से वो दूर हो जाता है। और अगर हमें इसका समाधान करना है तो हमें मजदूरों के अधिकारों को बढ़ावा देना होगा, उन्हें समय देना होगा, उन्हें अपनी क्रिएटिव पावर को दिखाने का मौका देना होगा, विचारों की उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी, मजदूर वर्ग भी अपना विचार सबके सामने रख सके, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने कार्य और समाज में भागीदारी महसूस नहीं करेगा तब तक विमुखता की समस्या बनी रहेगी।
तो विमुक्ता मतलब अलगाव, अलाइनेशन, इसका मतलब समझ ही गए हो आप, और अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से लिख दोगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ताकि हमें ये पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवसरों की समानता पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन पेपर में भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए भाई क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अवसरों की समानता पर एक लेख लिखिए। तो देखिए, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अवसरों की जो समानता है ये एक सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हर एक व्यक्ति की कुछ क्षमताएं होती हैं, हर एक व्यक्ति की कुछ योग्यताएं होती हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में कैपेबल होता है, उसकी अपनी कुछ एबिलिटी होती है। अब व्यक्ति की जो एबिलिटी है, व्यक्ति की जो योग्यता है, उसके आधार पर उसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता है तो उस योग्यता के आधार पर उसे अवसरों की समानता मिलनी ही मिलनी चाहिए। देखो पहले पता क्या होता था, पहले ये होता था कि किसी भी काम को करने के लिए भारत जैसे देशों में तो जाति व्यवस्था थी, जबकि विदेशों में गोरे और काले के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो ऐसे में अवसरों की समानता ये कहती है भाई कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, गोरे काले के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता है तो उस योग्यता के आधार पर उसे अवसर मिलने ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात कर रहे हैं भाई जो राइट टू अपॉर्चुनिटी है, जो अवसरों का अधिकार है, इसका क्या महत्व है। तो अगर हर कोई बंदे को अवसरों की समानता मिलेगी तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, ये एक ऐसे समाज की नींव रखेगा जहां सबको बराबरी का हक मिलेगा। इससे व्यक्ति का आत्मविकास बढ़ेगा, इससे व्यक्ति के जीवन में उपलब्धता बढ़ेगी, समाज में उसकी भूमिका बढ़ जाएगी, सभी को एक समान मौके मिलेंगे और ऐसे में व्यक्ति अपनी प्रगति करेगा। इसके अलावा असमानता, गरीबी और सामाजिक संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बताओ, समाज में संघर्ष क्यों होते हैं? जब किसी को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं और किसी को कम अधिकार मिलते हैं तो समाज में संघर्ष होते हैं। तो ऐसे में अवसरों की समानता ये कहती है कि भाई हर एक बंदा जिस चीज़ के योग्य है उसकी योग्यता के आधार पर उसे पद मिलना चाहिए। बट ये भी ध्यान रखना भाई, अवसरों की समानता सिर्फ अवसरों की बात करती है। जैसे एसएससी का मान लो फॉर्म निकला है तो उसमें सभी लोग उस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको सरकार नौकरी भी दे दे। पास वही होगा जो बंदा योग्य होगा, जो योग्य होगा उसे ही नौकरी मिलेगी। अब किसी बंदे ने एग्जाम क्लियर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसे कहेंगे कि भाई तू किस जाति का है, तू किस धर्म का है, तो तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर एग्जाम क्लियर कर दिया तो भाई उसे नौकरी मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलता हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो अवसरों की समानता का मतलब यह है कि जो बंदा जिस योग्य है उसे उसकी योग्यता का लाभ मिलना ही चाहिए। अवसरों की समानता का दूसरा महत्व यह है कि ये परिणाम की समानता से अलग होती है। देखो, अवसरों की समानता एक अलग चीज़ है और परिणाम की समानता अलग चीज़ है। अवसरों की समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और परिणाम की समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी ऑफ आउटकम्स। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं दोनों ही चीज़ अलग है, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है, वो दोनों चीज़ एक नहीं है, अलग अलग है। देखो क्या है, सुनो। अवसरों की समानता का मतलब तो ये होता है कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ मिलनी चाहिए जिसमें जो व्यक्ति योग्य होगा वो आगे बढ़ जाएगा। जबकि परिणाम की समानता ये कहती है, इक्वेलिटी ऑफ आउटकम्स ये कहती है कि हर किसी को एक जैसा रिजल्ट देना चाहिए। तो भाई अगर हर किसी को एक जैसा रिजल्ट दिया जाएगा तो ये तो समाज के लिए अन्याय होगा ना। भाई एक बात बताओ, जो व्यक्ति योग्य नहीं है अगर उसे भी नौकरी दे दी जाएगी, जो योग्य नहीं है उसे भी डॉक्टर बना दिया जाएगा, जो योग्य नहीं है वो भी जज बन जाएगा, तो समाज में असमानता नहीं फैलेगी, अन्याय नहीं हो जाएगा। भाई जैसे मान लो आपका पेपर हो रहा है और सबको एक जैसे नंबर दे दिया जाए तो फिर ये तो अन्याय हुआ ना उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ, क्योंकि उसके भी उतने नंबर है, जो नहीं पढ़ा उसके भी उतने नंबर है। तो परिणाम की समानता ये कहते हैं कि सबका रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए, आउटकम सबका एक जैसा आना चाहिए, लेकिन ये समाज में अन्याय को बढ़ावा देती है। जबकि अवसरों की जो समानता है ये कहती है कि अवसर एक जैसे होने चाहिए, व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से अवसरों का लाभ उठाएगा और उसके हिसाब से आउटकम अलग अलग आएंगे, किसी का रिजल्ट अच्छा आएगा और किसी का खराब आएगा। अवसरों की समानता में समस्याएं क्या हैं भाई, आखिर क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि समाज में आज भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर समस्याएं हैं। विदेशों में गोरे काले के आधार पर समस्याएं हैं। अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव है। गरीबों के पास संसाधन कम है जिसकी वजह से उनके पास योग्यताएं भी कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं और पुरुष के साथ भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव, जिसकी वजह से महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाते, इसलिए वो समाज में भागीदारी भी नहीं कर पाती, उनकी प्रगति रुक जाती है। अब अगर आपको अवसरों की समानता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भैया अगर आपको अवसरों की समानता को बढ़ाना है तो सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से अवसर जनरेट होते हैं। अपॉर्चुनिटी जनरेट कब होती है? जब आपके पास क्वालिटी हो, और क्वालिटी आएगी शिक्षा से।
जो लोग समाज में पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लैंगिक समानता, स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए और लोगों को कानूनी संरक्षण देना चाहिए। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि अवसरों की समानता को लागू किया जा सके। तो अवसरों की समानता एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, आदर्श स्थिति है जिसे हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि ये न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की दिशा में पहला कदम है। तो प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो खुद अपना योगदान दे। सरकार तो ये कह सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून को फॉलो करना या ना करना ये तो व्यक्ति के ऊपर है ना। जब समाज में हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। तो समाज में सबको एक जैसा अवसर मिलेगा, समाज कॉम्पिटिटिव होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को कर देंगे। अगला क्वेश्चन है न्याय के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है वो है न्याय के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो भी लेंथ हो जाएगी और हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपसे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ताकि हम अगली वीडियो में और भी अच्छा सुधार कर सकें। तो मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।